Today we have two very, very special people. One, of course, is not to say it in a bad way, but in a really good way, ki ghar ki murgi dal barabar. Our very own Zamrood ma'am. She is always there, ever ready to jump onto every bandwagon that we've ever had. जब भी बुलाओ, अरे हाँ, हम तो join कर लेंगे. So Zamrood ma'am is actually the chief dietitian at the Global Hospitals, and she's always ready to help you answer your questions. और आपको जो पूछना है आज कॉलम में बोल दीजिएगा, मैं questions पढ़ के उनको सुनाती हूँ. And also we have a very, very special guest with us all the way from Mohali, Dr. Munish Chauhan, the senior consultant nephrology and renal transplant at the Max Super Speciality Hospital in Mohali. He was brought up in Palampur, Himachal Pradesh, and he got his MD medicine from BHU Varanasi, and of course his nephrology DM from PGI Chandigarh. Welcome everybody, and thank you so much for being with us this lovely Saturday evening. Hopefully the next Saturday will be in July, and July आए तो I think और बाहर आ जाएंगी हम लोग सबकी जिंदगी में. तो डॉक्टर साहब, आपको कुछ कहना है तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए, और हमारे पेशेंट्स और हमारे all the people who are watching us live on Facebook right now, आप एक हेलो बोल दीजिए, और उसके बाद जमरूद मैम भी. हेलो एवरीबॉडी, फर्स्टली थैंक यू किडनी वायरल फाउंडेशन, जो कि एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों ने कि हम सब पेशेंट से और सब लोगों से लाइव बात कर सकें और आज उनके सवालों का जवाब दें. तो कुछ भी सवाल होगा तो जरूर पूछिए, उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे. आप हाँ जी. जमरूद मैम. हेलो. और मैं क्या बोलूं, हमारी तो खुद की ये फैमिली ही है. हम आपके लिए ही हैं. आपको जो भी क्वेश्चंस हमारे लिए हैं डाइट रिलेटेड, आप हमको पूछ सकते हैं. हमारे साथ इतने सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो मेडिकली भी हमारे सब पेशेंट्स को आज गाइड करने वाले हैं. तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर. अंजलि, थैंक यू. So I will direct the questions. आपको पूछेंगे, अगर डॉक्टर साहब के लिए है तो मैं पूछूंगी to tell Dr. Chauhan to answer it, और अगर आपके लिए है तो आप भी, और अगर आपको कुछ add करना हो while I'm asking to each other, you can please add your questions or your answers or your suggestions. So the first question of course today goes to the doctor, and Dr. Chauhan, ये आपके लिए है. हमें बताया जाता है कि अगर हमें कोरोना या कोविड हो जाए तो हम घर में बैठ के अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि माइल्ड केसेस घर ही में अच्छा रहता है क्वारंटीन के साथ. लेकिन जब किडनी पेशेंट्स होती है या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होती है तो देन दे आर एक्सपोज टू अ लॉट मोर डेंजर. खतरनाक लेवल्स कब होती है, कब हमें डॉक्टर को फोन करना है, कब हमें घर से हॉस्पिटल जाना है, आप कुछ बता सकते हैं हमारे लिए इसके बारे में, ताकि खतरा कम हो जाए पेशेंट के लिए. देखिए, कोविड की सिचुएशन आई थिंक हम सब लोगों ने देखी. अभी जो 2 महीना पहले सिचुएशन थी, इट वाज वेरी बैड एंड केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आए उस समय, एंड देयर वर लॉट मेनी पेशेंट्स जो कि फीवर के साथ आ रहे थे. तो सबसे पहले तो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें कोविड के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना है. तो सिम्टम्स को रिकॉग्निशन में हमें देखना है कि सबसे जो कॉमनेस्ट सिम्टम है आपका कोविड का, दैट इज फीवर, बुखार आना. बुखार आने के बाद अगर आपको खांसी हो रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, बॉडी एक्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक सस्पिशन होना चाहिए कि भाई मुझे कोविड की समस्या हो सकती है. तो डेफिनेटली कोई भी किडनी पेशेंट होता है वो ज्यादा प्रोन है इस इन्फेक्शन को एक्वायर करने में. उसका रीजन ये है कि किडनी पेशेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डायलिसिस में है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते. उन्हें हॉस्पिटल जाना है, उन्हें डायलिसिस कराना है, और उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए एक व्हीकल में जाएंगे तो साथ में कोई जाएगा उनके साथ. हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो स्टाफ से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पेशेंट से वो करेंगे. तो टोटल आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है फॉर अ पेशेंट हु इज ऑन डायलिसिस. तो वो प्रोन है इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए. और उसके अलावा हमारे जो पेशेंट्स जो डायलिसिस पे होते हैं वो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं बेसिकली, और उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो भी एक्वायर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. थर्डली, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं इनका मॉर्टेलिटी रेट और इनका मॉर्बिडिटीज होती हैं, इनकी कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है कि ये सिर्फ किडनी फेलियर ही नहीं होता. इन पेशेंट्स में हार्ट की डिजीजेस होती हैं, इन पेशेंट्स में कोई डायबिटिक होता है, उनको ब्लड शुगर ऑलरेडी होती है, हाइपरटेंशन होती है, किसी को प्रीवियस स्ट्रोक्स होते हैं. तो ये प्रोन होते हैं इन्फेक्शन से. तो आपका जैसे जो सवाल था, अगर मैं उसका जवाब दूं कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आपको जो फर्स्ट सिम्टम अगर आता है तो आई थिंक आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए. ये एक जनरल पॉपुलेशन में एक उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो
डायलिसिस पे नहीं है या जो किडनी का पेशेंट नहीं है, किडनी के पेशेंट को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो टेलीफोनिकली कांटेक्ट करे, बट ही शुड डेफिनेटली कांटेक्ट कि आगे क्या करना है, जो अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, जो जब हम लोग बात कर रहे हैं किडनी पेशेंट्स के लिए, देयर 3 कैटेगरीज ऑफ किडनी पेशेंट्स ना। एक है जो सीकेडी पर है, हु इज नॉट येट ऑन डायलिसिस, एक है जो डायलिसिस पर है, और एक है जो पोस्ट ट्रांसप्लांट है, और उन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि वो दवाई ले रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? हाँ, देखिए, अब जैसे कोविड सपोज हो जाता है हमारे डायलिसिस के पेशेंट किसी को, एंड मैंने जैसे सिम्टम्स बताया आपको, जैसे फीवर आ रहा है या कोई बॉडी एक्स हैं या जो भी सिम्टम्स, सांस फूलना, खांसी आना, ये सब सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उन पेशेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट तो करना चाहिए, और उनको घर बैठ के अगर सपोज अब डायलिसिस कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है भी डायलिसिस कैसे करेंगे, कि डायलिसिस फैसिलिटी ऐसी होंगी जिनमें कि वो कोविड को मना कर देंगे कि भाई आपको कोविड हो गया, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है डायलिसिस करने की आपकी। अब क्या करें? तो एक सिचुएशन तो ये भी है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि वो डायलिसिस कहाँ कराएगा वो व्यक्ति। तो डायलिसिस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी गाइडलाइंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर व्यक्ति डायलिसिस पे है तो या तो उन डायलिसिस यूनिट को कोई ना कोई फैसिलिटी ढूंढ के, या तो वो सेपरेटली उनका डायलिसिस कराएं किसी आइसोलेशन रूम में, लेकिन वो हर हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं होगा कि भाई एक अलग से रूम बनाया जाए और उस रूम पे उनका डायलिसिस किया जाए। तो ऐसा किया जा सकता है कि उन पेशेंट्स को जैसे नाइट शिफ्ट में डायलिसिस किया जा सकता है, जैसे दिन में आप नेगेटिव पेशेंट्स को डायलिसिस कर रहे हैं और कोई आपके पास पॉजिटिव पेशेंट आता है तो आप उनका नाइट में, लेट नाइट डायलिसिस कर सकते हैं। और जब आप उन पेशेंट्स का डायलिसिस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है, मतलब जैसे पीपीई किट पहन के ही हमारा जो स्टाफ है उन्हें देखेगा, और बाकी क्या कहते हैं, अगर वो भी नहीं हो पाएगा, सपोज अगर नाइट डायलिसिस भी नहीं होता है, तो इवन एंड ऑफ द रोड डायलिसिस, मतलब वो बिल्कुल लास्ट में एक बेड लगा के वहां पे उन पेशेंट्स का डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज यही है कि पेशेंट्स ऑन मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस दे शुड नॉट मिस द डायलिसिस। डायलिसिस को मिस नहीं करना है, और इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत ना पड़े तो अच्छा है ना, बिकॉज दिस इज अ लाइफ सेविंग थेरेपी, एंड इट इज अ लाइफ सेविंग थेरेपी। आप अगर एक दिन भी डिले करते हैं तो आपको सांस की दिक्कत और ये सब चीजें आ सकती हैं। तो अपना प्रिकॉशंस, जहां तक आपने कहा, तो प्रिकॉशंस में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ही हैं जो लेनी है, और जैसे कहा जाता है कि भाई आप अपना कांटेक्ट जो है कम से कम करें बाकी लोगों से। अगर कोई आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बुखार आ रहा है या कोई और दिक्कत आ रही है तो उससे आप डेफिनेटली दूर हो जाएं, और मास्क हमेशा लगाएं जब भी आपने जाना है, और वो मास्क वो कपड़े वाला मास्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ सर्जिकल 3 लेयर्ड मास्क जो होता है, जो आपको प्रोटेक्शन देगा। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशेस करना बहुत जरूरी है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, और प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इस चीज का, है ना। और आपको इन्फेक्शन ना हो, हमारी ये दुआ भी है कि ना हो किसी व्यक्ति को, और आपको बचना है इस इन्फेक्शन से जब भी ऐसा होता है। So we have somebody right now, अनिल कुमार बख्शी, जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर 2 और मेरी सेकंड 9 महीना पहले या 5 महीना पहले हुआ है। अनिल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, मैं डॉक्टर से बता दूंगी और पूछूंगी कि आपका क्या प्रॉब्लम्स है। इन द मीनवाइल वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन कमिंग अप फॉर डॉक्टर चौहान। आजकल कोविड के इलाज के लिए मरीजों को कई बार उसके इलाज कम करने के लिए, यार आई मीन टू मेक देयर इलाज बेटर, देयर सिचुएशन बेटर, स्टेरॉइड्स दिया जाता है। लेकिन स्टेरॉइड्स को भी लेने से हमें कोई बीमारी हो सकती है, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब हम लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए? हाँ जी, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है तो एक तो ये होता है कि हम कहते हैं जी आप किन पेशेंट्स को घर पे रख सकते हैं ना, क्या चीज मॉनिटर करना है आपने। तो आपने अपना एक तो फीवर, दूसरा अपना सैचुरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन जो है बेसिकली ये लंग्स का इन्फेक्शन है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा और आपको सांस लेने में दिक्कत करेगा, है ना। तो सैचुरेशन के लिए प्रोब्स आते हैं जो हैंड हेल्ड होते हैं, आप अपनी उंगली में लगा के उन्हें अपनी सैचुरेशन आप चेक कर सकते हैं। तो अगर तो किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 95 प्लस आ रही है तो वो उस समय तक ठीक है, घर पे रह सकता है। कोई ज्यादा बुखार हल्का फुल्का है तो आप घर पे रह सकते हो, पैरासिटामोल की टेबलेट यूज कर सकते हो। उसके अलावा
एक टेस्ट होता है जिसको 6 मिनट्स वॉक टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि वो किया जा सकता है. मे बी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू डू दैट, लेकिन क्योंकि हमारे पेशेंट्स के बेड बाउंड होते हैं, चल नहीं पाते हैं, बट जो टेस्ट का प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि आप अपनी बेसलाइन बैठ के सैचुरेशन को चेक करिए. मान लीजिए कि अभी सैचुरेशन 95 प्लस आ रही है हमारी, और उसके बाद आप 6 मिनट्स वॉक करते हैं. आप अपनी पेस पे, जिस पेस पे आप वॉक कर सकते हैं, कि आपको एक्सेस स्पीड पे वॉक नहीं करना है, आप नॉर्मल पेस पे जितना वॉक कर सकते हैं 6 मिनट्स में वॉक करिए. वॉक करने के बाद सैचुरेशन फिर से चेक करिए. अगर आपकी सैचुरेशन मोर देन 3% टिप करती है तो आपको उस समय डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए. टिल द टाइम योर सैचुरेशन इज फाइन, फीवर इज मोर और लेस कंट्रोल्ड, यू कैन स्टे एट होम. आप घर पे रह सकते हो. जी हाँ, लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल चले जाते जब आप, हैं, मैं आगे का बताता हूँ. अभी जब आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो जैसे आपने स्टेरॉइड्स के बारे में कहा, उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी ड्रग्स जो कि कोविड में यूज की गई, जैसे कि आइवरमेक्टिन यूज की गई. उसके बाद आपका डॉक्सीसाइक्लिन लोग दे रहे हैं, फिर कोई आईवी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उसके अलावा जिंक दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं, है ना. ये सब कई मेडिसिन हम पेशेंट्स को हमने भी प्रिस्क्राइब किए हैं, नो डाउट. अब इनका जो अल्टीमेटली निकल के आया है, all these treatments may not be useful for patients with COVID. They may not help in COVID, है ना. It means कि they are not harmful also. उनमें कोई नुकसान भी नहीं है. अगर आप जिंक ले लेते हो, विटामिन सी ले लेते हो, they are not going to harm you, but they may not be of any benefit. So the only drug which is of benefit is which is proven benefit है वो स्टेरॉइड की. तो अब स्टेरॉइड्स आपको किस समय लेना चाहिए? जब आपकी सैचुरेशन लो हो रही है, सैचुरेशन इज लेस देन 95%, या फिर अगर आपका सीटी स्कैन होता है या एक्सरे चेस्ट होता है और उसमें आपके लीजन्स काफी पाए जाते हैं, लंग्स इन्वॉल्वमेंट काफी होती है, तो बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए है कि भाई आपकी सैचुरेशन थोड़ी सी बेटर हो जाए. तो स्टेरॉइड्स कई पेशेंट्स को हमने घर पे भी प्रिस्क्राइब किए कि एट होम भी ले सकते हैं जिनकी सैचुरेशन बॉर्डर लाइन है, ठीक है. अदरवाइज हॉस्पिटलाइज करके स्टेरॉइड्स देते हैं और शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं. मतलब यूजुअली अगर रिक्वायरमेंट होती भी है तो आफ्टर 1 वीक ही होती है, 7th-8th डे पे, तो आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं. और डेफिनेटली अब स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स तो है ही हैं, और जैसे आपने अभी आई थिंक सब लोगों ने देखा और न्यूज में भी काफी आया कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ गए. तो ये फंगस है बेसिकली, जिसे ब्लैक फंगस कहा लोगों ने. और ये कैसे बढ़ गए? क्योंकि स्टेरॉइड से आपकी इम्यूनिटी घट गई और सुपरएडेड इन्फेक्शन हो गया, और कई हमारे डायबिटिक पेशेंट्स थे, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई. बट हैविंग सेड दैट, the only treatment which at present is known to be useful in patients who are moderately to severely sick with COVID is steroids only. So judiciously use करना चाहिए, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज करना चाहिए, उनके अंडर ऑब्जर्व करके ही यूज करना चाहिए. सेल्फ लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने घर में बैठ के खुद ही स्टेरॉइड ले लिया. और डेफिनेटली जिसको मॉडरेट डिजीज है वहीं से शुरू करना चाहिए. माइल्ड डिजीज में स्टेरॉइड्स का भी कोई रोल नहीं होगा. और वायरल इन्फेक्शन है, अल्टीमेटली वायरल इन्फेक्शन इंप्रूव कर जाएगा, आफ्टर सम टाइम इंप्रूव कर जाएगा. हाँ जी. Dr. Chauhan, we've already got questions coming in, और ये questions I was going to address anyway later on, but since Anil has already asked it, मैं पूछ रही हूँ कि he's had his second transplant and he had COVID on the last week of May. अब आप प्लीज बता सकते हैं कि मैं 9 जून को मैं नेगेटिव टेस्ट हुआ हूँ, मैं कब अपना वैक्सीनेशन ले सकता हूँ? देखिए, वैसे जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी हैं वो 6 मंथ्स के बाद रिकमेंड कर रही हैं कि हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए आफ्टर हैविंग एक्टिव इन्फेक्शन विद कोविड-19. तो बट इवन आफ्टर 3 मंथ्स भी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं. अब जैसे है क्या कि मतलब सपोज किसी को इन्फेक्शन होता है कोविड-19 से, तो कोविड-19 का इन्फेक्शन क्या करेगा? अगर वो रिकवर कर गया है, मतलब जो हमारे पेशेंट हैं वो रिकवर कर गए हैं, तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी फर्दर इन्फेक्शन होने से. और जो वैक्सीन का रोल है, वैक्सीन का रोल भी क्या है कि वैक्सीन भी हमारी शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं आगे इन्फेक्शन से. सो क्या कहते हैं, बट जो नेचुरल इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं
उनके टाइटर्स जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उनकी जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं होता। जैसे कि जो वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो ज्यादा सस्टेनेबल हैं, ज्यादा टाइम तक रहेंगी और इफेक्टिवनेस उसकी ज्यादा होगी। मींस कि भाई एंटीबॉडीज बनने में, वो ट्रायल्स हैं बेसिकली, तो उनमें प्रूव हुआ है कि भाई वो एंटीबॉडीज आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, बट नेचुरल इन्फेक्शन के बाद लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगी। तो अगर सीधे से जवाब देना हो तो from government of India it is I think more than after 6 months he will get vaccinated, but after 3 months definitely he can get his vaccination done, and he should get him vaccination done, because जो मैंने पहले बताया कि विद नेचुरल इन्फेक्शन ये मत सोचिए कि हमारे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाएगी, वो वैक्सीनेशन से ही आएगी, जो मेन इम्यूनिटी है वो वैक्सीनेशन से आएगी। We have a second question from Renuka Bhargava. वो पूछ रही है कि मैं अपना सेकंड वैक्सीन कब लूं जब मैं कोविड से रिकवर हो चुकी हूँ और माय हस्बैंड इज अ CKD 3 स्टेज 3 पेशेंट, मरीज है। तो उन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन लिया, उसके बाद उनको कोविड हुआ है, कोविड नेगेटिव हो चुका है, अब सेकंड वैक्सीनेशन कब ले पाएंगे? इज इट द सेम रूल्स फॉर एवरीबॉडी? उसमें अगेन वही सिचुएशन है, देखो देयर इज नो रूल एज सच, है ना। जो वैक्सीनेशन का जब शुरू हुआ था तो इंडिया में बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल, है ना, जो बहुत अच्छे स्केल पे इस समय अवेलेबल हैं। वो है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, और एक वैक्सीन है हमारी कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट से बनी है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वालों की वैक्सीन है जो कि इंडिया में बन रही है। तो ये 2 तरह की वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं, और तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन जो आप डॉक्टर रेड्डीज इंडिया में बना रहे हैं। तो अब जो कोवैक्सीन है उसका जो टाइम गैप है बिटवीन 2 डोजेस वो 4 to 6 वीक्स ही है ना। आपने फर्स्ट डोज लगवाई है, उसके 4 to 6 वीक्स के बाद आप सेकंड डोज लगवाइए। अब जो कोविशील्ड है, जब शुरू में ट्रायल्स हुए तब उन्होंने ये बताया कि उसको भी आप 4 to 6 वीक्स के गैप पे लगाइए। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को या मुझे जो वैक्सीन लगी है, तो मैंने फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद, 4 to 6 वीक्स के बाद मैंने सेकंड डोज लगवा ली थी। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है कि जो सेकंड डोज है दैट हैज टू बी डन आफ्टर 3 months ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड। तो कोविशील्ड में गैप बढ़ा दिया गया है, और ये देखा गया है कि अगर आप बाद में 3 महीने के बाद वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडी लेवल्स अच्छा होता है। इवन हमने कुछ पेशेंट्स को उनके एंटीबॉडी टाइटर्स को अभी एक हम स्टडी भी कर रहे हैं जिसमें ये देख रहे हैं इवन सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन इज इफेक्टिव। आपका जो एक डोज भी अगर आपको लगी है तो उसकी भी इफेक्टिवनेस है, उससे भी एंटीबॉडी लेवल्स अच्छे आ रहे हैं पेशेंट्स को। 70% प्रोटेक्शन हो जाती है अगर आप सिंगल डोज लगाते हैं, मतलब 100 में से 70 लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे विद अ सिंगल डोज, एंड विद सेकंड डोज इट गोज अप टू 90% पे चला जाता है। तो अभी ये एग्जैक्ट साइंटिफिकली आंसर करना कि पहली डोज लगी है, दूसरे के बाद आपको कोविड हो गया, तीसरी कब लगेगी, पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली। बट डेफिनेटली अगर आपका वही आप कोविशील्ड आपने लगवाई है तो आई थिंक 3 months का गैप आप रखिए। अगर आप इन्फेक्शन से इंप्रूव कर गए तो 3 months के बाद आप लगवा सकते हैं सेकंड डोज। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन आ रही है, और इट्स नॉट फॉर एनी अदर रीजन, बट मेरे भाई, माय ब्रदर इज ऑनलाइन एज वेल, कि अभी वो है बैक टू डायलिसिस 3 साल से। सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड उन्होंने लिया था 13 अप्रैल को। आई हैव डन एन IgG एंड स्पाइक प्रोटीन टेस्ट, दोनों ही नेगेटिव है। डू आई नीड अ बूस्टर जैब? आई एम टेकिंग 5 mg prednisolone सिंस अक्टूबर 2015। इस क्वेश्चन को भी अभी आप साइंटिफिकली एड्रेस करना इज नॉट इजी, बट डेफिनेटली क्योंकि ये अभी मतलब ये चीजें आ रही हैं कि भाई अगर किसी को एंटीबॉडी टाइटर्स पहले तो मॉनिटर करने हैं कि नहीं करने, हर किसी ने देखने हैं अपने टाइटर्स के नहीं देखने, लेकिन अब टाइटर्स अगर नेगेटिव हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि द पेशेंट इज नॉट प्रोटेक्टेड, है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं अपने पेशेंट्स को, जो हमारे डायलिसिस के या CKD के पेशेंट्स होते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अगर हम नॉर्मल पर्सन को लगाएंगे तो उसका शेड्यूल होता है 016 पे सिंगल डोज लगवाते हैं, एट डे 0, आफ्टर 1 month, आफ्टर 6 months सिंगल डोज लगवाते हैं। हमारे जो CKD के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम क्या लगवाते हैं, 2 डोजेज लगवाते हैं, 0, 1, 2 एंड 6 months। मतलब नॉर्मल जो 3 डोजेज लगनी है तो CKD के पेशेंट्स को हम प्रैक्टिकली 8 डोजेज लगाते हैं, तब जाके उनका एंटीबॉडी टाइटर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये आपको
डेफिनेटली यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, आपको वैक्सीनेशन रीवैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन अब वेदर इट विल बी पॉसिबल, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट की उसमें कि आपको 2 डोजेस मिल गई हैं, तो विल दे अलाउ फॉर द थर्ड डोज, वो होगा नहीं होगा या कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है, बट डेफिनेटली यू आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड यू नीड अ बूस्टर डोज, इसमें कोई डाउट नहीं है। Okay, thank you. Now we take the question to Zamrood ma'am. Or Zamrood ma'am, this is a question regarding diabetes, insulin fluctuations, obviously brought on with the steroid treatment. तो वो कोविड के बाद डायबिटीज का खतरा रहता है, इंसुलिन दवाई लेने के बाद भी शुगर की स्तर कभी कभी 200 के ऊपर रहती है, दैट इज खाना खाने के बाद। अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है that we can manage our sugar levels post COVID? What do we eat? Do we totally remove carbohydrates from our diet? कि हमें क्या खाना चाहिए, किस मात्रा में खानी चाहिए ताकि हमारी शुगर कंट्रोल में रहे और हम इंसुलिन से बच पाए? ओके, तो मैं ये सवाल जो आपने पूछा है, ये तीनों हमारे जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, तीनों के लिए आंसर करूंगी। सबसे पहले हम ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए आंसर करेंगे इसको। ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम नॉर्मली स्टेराइल डाइट के लिए बात करते हैं, और इन पेशेंट्स को अपना नॉर्मल खाना खाना है। अगर आपको शुगर आई है पोस्ट कोविड, या अगर आप डायबिटिक भी हैं और कोविड की वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आपको लिमिटेड, आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिमिटेड करना है, बट चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज टू बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहती हूँ तो आपको सब्जियां अपने खाने में रखनी है। सैलेड, नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि कच्चा है तो ट्रांसप्लांट पेशेंट खाते नहीं है, तो आप उबाल के सैलेड खा लीजिए ताकि आपका पोस्ट जो शुगर है वो कंट्रोल में आए। आपका अगर सब पैरामीटर्स प्रॉपर है तो आप जो रोटी खा रहे हैं तो वो आप मिक्स ग्रेन की रोटी खाइए ताकि उधर से भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। ओके, और आपके डाइट में, आपके पोस्ट मील में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कि आपकी शुगर बढ़ रही है, आपको प्रोटीन्स भी रखने हैं। सिर्फ जो हमारे सीकेडी के पेशेंट्स हैं उनको हमको कैलकुलेट करके प्रोटीन देना पड़ता है, बट जो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको हम ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल डाइट देते हैं। डायलिसिस के पेशेंट्स तो ऑफकोर्स प्रोटीन्स के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जो हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो सिंगल किडनी के साथ में होते हैं, हम उनको बहुत हाई प्रोटीन डाइट नहीं देते। लेकिन आपको आपके खाने में दाल, अगर आप वेजिटेरियन हैं, दाल या कठोर जो बोलते हैं, पल्सेस जो बोलते हैं, मूंग मट, थोड़ा वो रख सकते हैं। दही रखिए, सैलेड रखिए, भाजी खाइए, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो रोटी और चावल की मात्रा है वो कंट्रोल में आएगी। यदि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज की है और आपकी शुगर अनकंट्रोल जा रही है, तो डेफिनेटली आप अपने वेजिटेबल का पोर्शन बढ़ाइए। आप अपनी रोटी और दाल और दही का पोर्शन खाने में रखना है, बट उसका पोर्शन हमसे पूछ के रखिए। आप कोई भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए ताकि वो आपको आपका इंटेक अकॉर्डिंगली दे। जब आप कोविड, I'm sorry to interrupt you because people have just messaged me on WhatsApp to say why do we, हमें क्यों दाल और दही की प्रोपोर्शंस के बारे में सोचना चाहिए? किसके, कौन से कैटेगरी ने पूछा है आपको ये? This is transplant and ट्रांसप्लांट को नहीं पूछना है, मैंने बोला कि सीकेडी है उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि उनको लो प्रोटीन डाइट देते हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए कुछ इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि स्टेराइल डाइट पे रहते हैं तो वो सैलेड नहीं लेते हैं, तो उन्हें सैलेड लेना है। आप अपनी स्टेराइल डाइट में भी सैलेड, बॉयल सैलेड के फॉर्म में या गर्म पानी से धो के सैलेड खा सकते हैं। ओके, लेकिन जो जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है उन्हें क्योंकि प्रोटीन, लो प्रोटीन डाइट्स पे रखा जाता है। ये कोविड के दौरान हम बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं, थोड़ा प्रोटीन हम रिलीव करते हैं। यानी नॉर्मली हम कहते हैं ना कि 30 से 35 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो प्रॉब्लली हम 40 ग्राम तक इन पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है तो थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं इनमें भी। बट आपके एग्जैक्ट पोर्शन आपके न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बता पाएंगे कि आपका कैलकुलेशन करके, बट डेफिनेटली आप दाल और दही इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में। और सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, अभी वो और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोविड के बाद अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन खाने को बोला जाता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट मरीज जिनकी ट्रांसप्लांट हो चुकी है वो कितना प्रोटीन खा सकते हैं, और सीकेडी पेशेंट्स कितना प्रोटीन खा सकते हैं, और डायलिसिस पेशेंट्स भी कितना प्रोटीन खा सकते हैं, तो क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए सेफ है। तो जब आपकी रिकवरी हो चुकी है, कोविड से रिकवरी हो चुकी है और अभी आपको थोड़ी वीकनेस रह रही है, तो भी इनिशियल फेज में पोस्ट रिकवरी
जो हमारे सीकेडी के मरीज हैं उनको हम कहते हैं कि ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हम, थोड़ा सा प्रोटीन हम उनके लिए बढ़ा देते हैं। लेकिन जो हमारे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, जो जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो अपनी नॉर्मल डाइट खा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिकवरी फेज में खाना अच्छा नहीं लगता और खाने की क्वांटिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं जाती, तो प्रोबेबली आप अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके थोड़े टाइम के लिए जो कमर्शियल सप्लीमेंट साइंटिफिक फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, थोड़ी मात्रा में वो भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, खाना आपका क्वांटिटी बढ़ा नहीं पा रहे हैं आप, तो आप वो साइंटिफिक फॉर्मूला थोड़े दिन के लिए ले लीजिए, ताकि आपका कैलोरी और प्रोटीन का एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो आपको मिल जाए, और बाद में वो विड्रॉ कर लिया जा सकता है वंस योर एपेटाइट गेट्स बैक टू नॉर्मल। तो आपको आपका डाइट बैलेंस रखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको हेल्दी फूड खाना है, सीजनल फूड खाना है, पैकेट वाले फूड ज्यादा नहीं इनकॉर्पोरेट करना है, और फ्रेश फूड जितना हो सके खाएंगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली, क्योंकि कोविड ऑल्सो इफेक्ट्स योर फ्लेवर, डेफिनेटली आपका टेस्ट चला जाता है, स्मेल नहीं रहता है, तो अगेन इट्स अ चैलेंज। तो फ्रेश फूड मिले आपको, फ्रेश कुक्ड, और जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है अगर हम वो यूज करें तो उसका फ्लेवर एनीवेज बेहतर होता है ना। यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इन द डाइट। ओके जमरूद मैम, दिस इज आई थिंक अ क्वेश्चन दैट आप बहुत सुन चुके होंगे और हर टाइम लोग इसी को पूछते हैं, वेदर दे हैव सीकेडी और दे डोंट हैव सीकेडी, और वो है स्टेरॉइड और वजन की रिलेशनशिप। हाँ, तो स्टेरॉइड्स के कारण हमारी वजन बढ़ सकती है, और पोस्ट कोविड पेशेंट्स जिसने स्टेरॉइड्स पर कैसे अपनी स्टेरॉइड्स पर रह चुका है, उनकी वजन बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने वजन को कम करें या कंट्रोल में रखें, इवन विदाउट और विद स्टेरॉइड? तो जैसे हमारे हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कितने मात्रा में खा सकते हैं, और सो दैट वी कैन बी। देखिए, पहली चीज तो हमारे डॉक्टर ने हमें अभी समझाया है कि जो हमारे लिए जरूरी है, स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट, तो आप उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमारे डॉक्टर को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें स्टेरॉइड देना है तो हमें लेना है। यदि आपने अपना डाइट बैलेंस करके खाया है तो बिलीव मी, स्टेरॉइड्स पे भी ज्यादा वजन आप गेन नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग तो उनका एपेटाइट, भूख ज्यादा लगती है, तो दे कीप ईटिंग। अगर अब आप लो कैलोरी फूड अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि अगर हमारे किडनी पेशेंट्स भी हैं, अगर आप बॉयल वेजिटेबल्स खा रहे हैं या बॉयल सैलेड्स ले रहे हैं, आपके वेजिटेबल, कुक्ड वेजिटेबल की मात्रा आपने बढ़ा ली है, इफ यू आर डूइंग दिस, और ऑटोमेटिकली आपका एपेटाइट कब हो जाता है, स्टार्ट मील आप इससे कीजिए, बॉयल सैलेड से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो भी रोटी या चावल या सब्जी जो आप लेते हैं उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो आपका जो फ्लो है ना खाना खाने का, जो हम बोलते हैं ना, हम थाली पे परोसते हैं, तो पहले बॉयल सैलेड रखिए। अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है या आपको इन्फेक्शन की वजह से रॉ खाने को मना कहा गया है, तो बॉयल सैलेड खाइए पहले, फिर अपनी रोटी सब्जी लीजिए, दही लीजिए, साथ में जो दाल है वो लीजिए, उसमें भी पहले सब्जी ऐसे ही थोड़ी खा लीजिए, फिर रोटी के साथ में सब्जी खाइए, बीच बीच में दाल और दही पीते जाइए, थोड़ा सा पानी बीच में पीजिए, तो ऑटोमेटिकली योर सिस्टम गेट्स फुल, यू विल नॉट ईट हायर कैलोरीज। तो आपका खाने का जो पैटर्न है उसको ऐसे करिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सलाद खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा लेते जाते हैं, यहाँ पर आप सलाद पहले खा लीजिए, कुक वेजिटेबल थोड़ा पहले खा लीजिए, ताकि आप लो कैलोरी फूड से आपका पेट भर रहे हैं। अगर आप सीकेडी पेशेंट हो और आपको फ्लूइड का डॉक्टर ने बोला नहीं है कि आपको फ्लूइड कंट्रोल करना है, तो प्रॉब्लली छाछ, या अगर आपका पोटेशियम भी नॉर्मल है तो सूप भी एक ऐसी चीज है जो आप खाने से पहले ले लीजिए और फिर खाना खाना चालू कीजिए। तो अगर आपको ये परहेज नहीं है तो आप ऐसे करके भी अपना एपेटाइट कर्ब कर सकते हैं। अच्छा जमरूद मैम, और एक मैसेज आया हुआ है हमें व्हाट्सएप में कि ये क्या मेरी मन की प्रॉब्लम है कि सच्ची में स्टेरॉइड खाने के आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड मुझे लगता है कि मुझे स्वीट्स खाने की बहुत जरूरत है। ये मेरी मन की भाषा है कि ये सच्ची में कोई रिलेशनशिप है स्टेरॉइड्स और स्वीट्स के बीच? तो बेसिकली काफी लोगों को ऐसा रहता है कि दे हैव दैट फ्लेवर, जैसे आप बोल रहे हैं ना, एपेटाइट बढ़ जाता है तो पर्टिकुलर फूड का क्रेविंग बढ़ता है, तो किसी किसी को स्वीट्स का भी क्रेविंग रहता है। उसके लिए हो सकता है कि उनको ये साइड इफेक्ट हो, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, जो हम बोलते हैं ना, जैसे अपने ड्राई फ्रूट्स में आता है खजूर हुआ, तो अगर आपने आधा खजूर खा लिया या 3-4 दाने किशमिश के खा लिए, किशमिश इज रेजिन बेसिकली, तो आपको मिठास का जो फ्लेवर जो आपको लगता है ना, तो इट कर्व्स एंड यू आर नॉट एडिंग कैलोरीज। और आपका अगर डेफिनेटली स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर बढ़ता है
तो शुगर तो हमको अवॉइड करना ही रहता है पोस्ट जो पेशेंट स्टीरॉइड के ट्रीटमेंट में रहते हैं, आप डायबिटिक हैं। तो अगर आप ऐसे आपका एपेटाइट कब कर सको और आपका स्वीट का क्रेविंग सेटिस्फाई कर सको तो ये आप कर सकते हैं। Okay. Thank you so much, Zamrud ma'am. We just go quickly back to Dr. Chauhan because we've got a couple of questions over here. Can you tell us, doctor, which vaccination we should take? Which one? But he already talked about all the vaccinations. और एक चीज पूछा गया है कि is Fabiflu 400 mg a steroid? No, Fabiflu is not a steroid. इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन वैक्सीनेशन आई थिंक जैसे हमने जब शुरू किया तो हम ये प्रिवेंशन की बात की हमने कि भाई इन्फेक्शन हो ही ना, है ना, कोविड का इन्फेक्शन हमें ना हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, और प्रिवेंशन के लिए द बेस्ट थिंग इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशंस को लेके बहुत सारे सवाल हैं हमें, मतलब डेली कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं, तो उन सवालों को मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही वो सवालों का जवाब यहीं पे सबको दे दूं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई वैक्सीनेशन क्या हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं। मैं किडनी का पेशेंट हूँ और मैं वैक्सीनेशन लगाना चाहूंगा, नहीं लगाना चाहता या लगाना चाहता हूँ। तो सर डेफिनेटली हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, है ना। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं उससे डर लगता है। कोई कहता है जी हमारे वहाँ गाँव में किसी ने लगवाई थी, उसे ये हो गया, उसको वो हो गया। ये सब मिथ्स हैं, लोग बोलते हैं ऐसी बातें, है ना। वो एक कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उसको लेके आप बात करते हैं, बट अदरवाइज कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। मेन जो साइड इफेक्ट्स वैक्सीनेशन के हैं वो है आपका लोकल साइट पे जहाँ आपको वैक्सीन लगी है वहाँ पे पेन हो सकता है उस कंधे में, आपको रेडनेस आ सकती है उस कंधे में, और साथ में आपको फीवर आ सकता है, बॉडी एक्स हो सकती है, बट यूजुअली 24 to 48 आवर्स ये सिम्टम्स रहेंगे। जो आप एक सिंपल पैरासिटामोल की टेबलेट लेते हैं उससे वो इंप्रूव कर जाते हैं। तो वैक्सीनेशन का सिर्फ इतना सा ही साइड इफेक्ट है, और जो अगर ये 2 दिन का साइड इफेक्ट हम झेल सकते हैं तो आई थिंक बेटर वो है कि हमें ये 2 दिन का साइड इफेक्ट हो जाए रादर देन कि हमें कोरोना हो जाए, ठीक है। तो वी आर बेटर प्लेस्ड इफ वी आर वैक्सीनेटेड। वो बात तो सही है। तो वैक्सीनेशन हर किसी को लगवानी चाहिए, डायलिसिस के पेशेंट को लगानी चाहिए विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट, है ना। दूसरी बार सोचना नहीं है उस चीज के लिए कि भाई हम वैक्सीनेशन लगवाएं नहीं लगवाएं या क्या करें। जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं। अब दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन, दूसरा सवाल जैसे आपने पूछा, कई लोग पूछते हैं कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं। अब देखिए दोनों वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपके पास आपके एरिया में जिस भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, कोवैक्सीन की है कोवैक्सीन लगवाइए, कोविशील्ड की है कोविशील्ड की लगवाइए। कोवैक्सीन बेसिकली एक डेड वायरस है, ये वायरस रेप्लिकेट नहीं करता, और इसमें क्या कहते हैं आप, इसकी जो एक बेनिफिट और उभर के आ रहा है कोवैक्सीन का, वो ये है कि ये मल्टीपल स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं जो इनकी एंटीबॉडीज बनते हैं। और कोविशील्ड है वो एक वेक्टर ड्रिवन वैक्सीन है जिसमें कि एक वायरस पार्टिकल को हम लोड कर देते हैं स्पाइक प्रोटीन से और उसको हम लगाते हैं। तो कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, आप कुछ भी लगवा सकते हैं, कोवैक्सीन भी लगवा सकते हैं, कोविशील्ड भी लगवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जरूर लगाइए फॉर एनी पेशेंट हु इज ऑन डायलिसिस और सीकेडी। सेकंड क्वेश्चन, हमारा ट्रांसप्लांट होना है, तो ट्रांसप्लांट होना है तो भाई मैं पहले वैक्सीन लगवाऊं या ट्रांसप्लांट के बाद वैक्सीन लगवाऊं? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ट्रांसप्लांट के पहले वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी। जब हम आपको इम्यूनोसप्रेशन देंगे तो उस समय वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी, है ना। आपका एंटीबॉडी टाइटर्स वगैरह कम बनेंगे, और यूजुअली हम लोग आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन 3 मंथ्स तक अवॉइड करते हैं वैक्सीनेशन, है ना। तो बिफोर ट्रांसप्लांटेशन यू शुड गेट वैक्सीनेटेड। अगर आपको ट्रांसप्लांट की बहुत जल्दी है, कोई पेशेंट बहुत सिक है, उनका ट्रांसप्लांट जल्दी करना है, तो एटलीस्ट सिंगल डोज लगी होनी चाहिए। तो आई हैव मेड अ प्रोटोकॉल, जब से हमारा वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, मैं अपने सेंटर पे विदाउट वैक्सीनेशन किसी का ट्रांसप्लांट हम लोग नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन तो लगी ही होनी चाहिए, एंड सेकंड डोज आप बाद में ले सकते हैं। अब पोस्ट ट्रांसप्लांट एक और क्वेश्चन, मैं खुद ही क्वेश्चंस के पूछ के आंसर दे देता हूं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, मेरे ट्रांसप्लांट के 2 साल हो गए, ट्रांसप्लांट बिल्कुल ठीक चल रहा है जी, मेरा क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है, अब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा तो क्या मुझे कोई रिजेक्शन हो जाएगी या कोई और दिक्कत हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। किडनी का पेशेंट डरता है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट डरता है। मेरा क्रिएटिनिन 0.9 है, अगर 1.2 हो जाए रात को नींद नहीं आती। तो तो क्या कहते हैं, उसमें मैं ये बताता हूँ कि उनको भी वैक्सीन लगवानी है ना। हर आपको ट्रांसप्लांट के बाद ही वैक्सीन लगवानी है।
कुछ वैक्सीन से रिजेक्शन होना ये डायरेक्टली अभी तक कोई प्रूवन हुआ नहीं है। वैक्सीन डेफिनेटली आपकी एंटीबॉडीज बनाएगी, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू कोविड वायरस ही बनाएगी, और रिजेक्शन के चांसेस एज सच देखे नहीं गए हैं। और आपको आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो इस पे कोई डाउट नहीं। बट 3 months का आप वेट कर सकते हैं। आफ्टर 3 months ऑफ योर किडनी ट्रांसप्लांट यू कैन गेट वैक्सीनेटेड। एंड अगेन आपके लिए और 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं डॉक्टर ऑन द लाइव चैट, एंड दैट इज फ्रॉम अनिल कुमार बख्शी अगेन, हु हैड हिज ट्रांसप्लांट, सेकंड ट्रांसप्लांट 9 महीने पहले, लेकिन उनको अपने यूरिन में फोम दिखाई जा रहा है। यूरिन एनालिसिस, 24 यूरिन आवर एनालिसिस के बाद भी वो रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन फोम दिख रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए? आई एम टेकिंग प्रोटीन इन मॉडरेट क्वांटिटी, so is it a problem or is it not a problem? Should I worry or should I not worry? This is not related to COVID, but then if the question is asked, definitely I'll answer. तो इसमें आई थिंक अगर उनका 24 आवर रूटीन में प्रोटीन नहीं आ रहा, यूरिन रूटीन में प्रोटीन नहीं आ रहा, तो ही नीड नॉट टू वरी, है ना। अगर यूरिन एग्जामिनेशन इज फाइन तो कोई वरी वाली बात नहीं। Okay. And all right, that has also not got to do with COVID. So we'll now go on to the next question, डॉक्टर साहब, कि अभी अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें डॉक्टर के पास, डॉक्टर को फोन कर पाते हैं, हम लोग हॉस्पिटल जा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे, मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग इंडिया में ग्राम प्रदेशों में रहते हैं। तो हमारे रूरल सेक्टर में हम कैसे अपनी पहुंच बढ़ाए, कैसे डॉक्टर्स को ऑनलाइन करें? ये फैसिलिटीज है? अगर है तो हम लोग कैसे इसे अपने आप को, आई मीन हाउ कैन वी यूज दीज फैसिलिटीज फॉर पीपल हु लिव इन विलेजेस एंड आउटसाइड द मेट्रो सिटी सेटअप? अब जब ये कोविड आया था तो उसके बाद एक्चुअली जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, वो काफी बढ़ गई थी, और एमसीआई ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था इस चीज को कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो ये, जैसे अगर हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारी वेबसाइट है मैक्स हॉस्पिटल की, जिसपे कि आप लॉग इन करके वहाँ पे अपना आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और उसमें डेफिनेटली वैसे ही जैसे वीडियो कॉल हो जाती है, और वीडियो में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स बता सकते हैं और उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगेगा कि वो इसी से उनको ट्रीट कर पाएंगे तो वो कर लेंगे, अदरवाइज अगर उन्हें लगता है कि भाई नहीं, कहीं उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली उन्हें जाना ही पड़ेगा इलाज करने के लिए। हाँ जी। All right, doctor, we have one more question that we need to ask you before we go to Zamrood ma'am now, because over there also we've got a whole lot of questions coming up for her, which is diet related. And the next question actually is, this is from a patient's wife. वो कहती है कि परिवार में सबको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन मिल चुका है, लेकिन उसके बाद ही सबको कोविड आ गया है, और कोविड हो चुका है अप्रैल में। अब हम कब अपनी सेकंड डोज ले पाएंगे, और हमें क्या करना चाहिए क्या, ताकि ये नए नए वेरिएंट्स के बारे, जो नए वेरिएंट्स आए हैं, उनसे हम कैसे बच सके? देखिए, पहले तो मैं इन सब की सलामती चाहूंगा कि अगर सबको कोविड एक साथ हो गया, आई थिंक आपने पहली डोज लगवा ली थी इसीलिए सब ठीक है ना। आपकी एक डोज लगने के बाद आपको कोविड हुआ था, तो जब कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा तो यू हैव टू वेट फॉर 3 to 6 months टू गेट सेकंड डोज। तो आई थिंक अभी आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेकंड डोज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। और क्या कहते हैं, दूसरा आपने कहा कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनसे कैसे बचें। Yes. तो बचने का तरीका वही है जो हमने शुरुआत की, मास्क पहनिए, अपना 2 गज की दूरी रखिए। जो आप देखेंगे टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है, हमारे हर लोग यही कहते हैं, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, वो अपना ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मास्क पहनिए, हाथ साफ करिए, अननेसेसरली बाहर ना निकलिए, लोगों से ना मिलिए जिन्हें आप ज्यादा, जिनके कांटेक्ट में नहीं है। कोई वेंडर्स हैं, कोई सब्जी वाला है, कोई दूध वाला है, जो कई लोग कांटेक्ट में आते हैं, उनके पास आप ना जाइए। तो इस तरह से आप, बचाव तो इसी चीज में है, और दूसरा वैक्सीनेशन में है। बाकी जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, इसके बारे में अभी तो स्टडीज आएंगी ये एग्जैक्टली क्या है, बट इट इज लाइकली मोर इन्फेक्टिव। जो ये इन्फेक्शन रेट है वो ज्यादा है, मतलब आपका जो स्प्रेड होने की इसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा है। अब कितना सीवियर इन्फेक्शन होता है, क्या जो ये वैक्सीनेशन है इसे प्रिवेंट कर पाती है, नहीं कर पाती, इसका जवाब हमें आने वाले टाइम में मिलेगा।
डॉक्टर शी ऑल्सो सेज कि अभी 3 महीना हो चुके हैं, हस्बैंड इज थर्ड स्टेज सीकेडी, तो सेकंड वैक्सीनेशन डोज के पहले हमें क्या एंटीबॉडी टेस्ट करनी चाहिए और तब नहीं जाके नहीं, वही देखिए, उसका उसका कोई अभी इस समय कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको एंटीबॉडी टाइटर करना है या नहीं करना है। बिफोर यू टेक योर वैक्सीनेशन? हाँ, नो, आपको वैक्सीनेशन तो लगवानी है, 2 डोजेज आपको हाँ, लगवानी है। आपको ये हाँ। नहीं है कि अगर मैंने पहली डोज लगाई है और मेरा टाइटर बन गया तो मैं नहीं लगवाऊंगा। आपको नहीं नहीं डोज नहीं, वो पूछ रहे कि पहले डोज तो हो चुका, फिर दे ऑल गॉट कोविड, अभी कोविड से निकल गया है, 3 महीना हो चुका है, अब क्या मुझे एंटीबॉडीज टेस्ट करके ही वैक्सीनेशन करना है कि नहीं, 3 महीने हो चुके तो मैं शुड गो आपको अहेड हो एंड चुका टेक है, माय आप वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन लगवा। आपको हो गया है, आप वैक्सीनेशन लगवा। 3 महीना हो गया है, गेट योरसेल्फ वैक्सीन। कोई टाइटर्स करने की ओके जरूरत नहीं है। हाँ जी। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वाज डिटेक्टेड, हमें हर्पीज हो चुका आफ्टर माय फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। ये हर्पीज और वैक्सीनेशन की कोई रिश्ता है? इज इट और इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस? जस्ट कोइंसिडेंस, आई फील। कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है आपकी और वैक्सीनेशन में। ओके, तो दिस यस, ये सो पोस्ट जो हर्पीज हुआ है, ये ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं या सीकेडी के पेशेंट हैं, इन्होंने डिक्लेयर नहीं no, किया। they have not mentioned that हाँ actually. हाँ। तो हर्पीज हैज डोंट नो डायरेक्ट लिंक विद वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद। Okay. And the next question goes to Zamrud ma'am. हमें अपनी शक्ति रीगेन करने के लिए, वापस ले आने के लिए पोस्ट कोविड, हमें क्या क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड कौन से मात्रा में खानी चाहिए और क्या डाइट फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी शक्ति बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हमें और भी यू बिकम मोर, what do you call it? I think safer and strength, more strong and more healthy so that you don't have any more problems. जो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई भी एक सिंगल फूड नहीं है और इम्यूनिटी ओवरनाइट किसी की भी नहीं बढ़ सकती, पेशेंट्स की, हेल्दी लोगों की, किसी की नहीं। जब आप पौष्टिक खाना थ्रू आउट लाइफ खाते हैं, आप सीजनल फूड खाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ओके, और आपको कोई एक पर्टिकुलर फूड के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि मेरी इम्यूनिटी बेटर हो जाए। अब जो हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको आपका प्रोटीन का कंटेंट जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने और डॉक्टर ने बताया है कि आपको लो प्रोटीन डाइट खाना है, तो 5 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन जब आप रिकवरी फेज में हो तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओके, और हमारे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के पेशेंट को तो इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो हम डायलिसिस पे तो हम हाई प्रोटीन डाइट ही बोलते हैं। ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम नॉर्मल प्रोटीन देते हैं। अगर आप नॉर्मल खा रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो आपके जो डे टू डे खाने में जो हम जो खाना यूज करते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉर्मली दूध लेते हैं, दही लेते हैं, पनीर लेते हैं, दालें लेते हैं, पल्सेस जो हम बोलते हैं, मूंग, मट, चना, राजमा, वो लेते हैं, या बेसन के बने हुए पदार्थ लेते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट लेते हैं। तो अगर आप ये वेजिटेरियन फूड्स हैं जो आपके, और आपके जो 3 मेजर मील है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों के टाइम पे कुछ ना कुछ थोड़ा पोर्शन इनमें से लेते हैं, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको मिल रहा है। जो हमारे नॉनवेज खाने वाले फ्रेंड्स हैं, वो नॉनवेज कितनी बार खाते हैं और क्या लेते हैं? आइडियली आजकल सब बहुत कॉन्शियस हैं, तो लीन मीट्स खाते हैं, मतलब कम चर्बी वाला मीट, जो कि हम पोल्ट्री बोलते हैं, चिकन या फिश खाते हैं। आजकल तो मटन भी लीन कट्स मिल जाता है। तो आप कितने फ्रीक्वेंसी में खा रहे हो? अगर आप किडनी पेशेंट हो तो डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर और डाइटिशियन को पूछ के खाना है नॉनवेज। और जो हमारे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के फ्रेंड्स हैं, वो तो हम ये इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, छोटा पोर्शन। बट वॉट जितना मैंने देखा है हमारे कंट्री में, हम जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं, वो डेली बेसिस पे नॉनवेज ज्यादातर नहीं खाते। हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे होते हैं जहां पर नॉनवेज बनता है। तो अगर आप एक मील खा रहे हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, अगर आपका डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है तो ठीक है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके, डाइटिशियन से सलाह लेके ही इनकॉर्पोरेट करना है। बट वेजिटेरियन फूड तो आप इजीली खा सकते हैं। ये वेजिटेरियन सोर्सेज जो प्रोटीन मैंने बताया है, आप इजीली आपके डेली मील्स में, और कोशिश कैसी करनी है कि आपके जो, या तो आप 3 मील पैटर्न फॉलो करते हो या 4 मील पैटर्न फॉलो करते हो, थोड़ा प्रोटीन का सोर्स आपके हर मील में रहना चाहिए। जब आप वो रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मील बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हमारा क्या होता है, हम चाय के साथ में खाकरा खा लेते हैं, राइट? हम उपमा पोहा बना लेंगे और चाय से ले लेंगे, तो प्रोटीन कहाँ से आया? इधर प्रोटीन नहीं आया। तो यदि आप दूध ले लें और साथ में गर्म नाश्ता ले लें, तो आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ में खा रहे हैं।
पोर्शन साइजेस अगेन आप आपके डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह से साथ में डिस्कस करके बैलेंस करके आप ले सकते हैं। तो वैसे आप बैलेंस करेंगे तो आपका खाना हेल्दी हो जाएगा। आपकी रिकवर, अगर आपको इन्फेक्शन होके गया है तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। और रिमेंबर फ्रेंड्स, हेल्दी ढंग से ही खाना है, हमें जंक फूड ज़्यादा नहीं इनकॉर्पोरेट करना है और बैलेंस करके अपना खाना खाइए। जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं वो इनकॉर्पोरेट कीजिए डेली बेसिस पे। अभी हमारी इच्छा है कि हमको पर्टिकुलर फूड खाना है और टिन्ड और कैन फूड खाएंगे तो प्रिजर्वेटिव्स आएंगे तो नमक की मात्रा आपकी डाइट की बढ़ जाएगी, तो वो इनकॉर्पोरेट मत कीजिए। फ्रेश खाइए ताकि आपको उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो फूड की अच्छी रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अभी ऐसा टाइम नहीं है कि हम लंबा जाके अपना सामग्री, खाने का सामग्री खरीद सकें, तो लोकली जो हमारे लिए अच्छा मिल रहा है हम वो पिक करके हम खाएं ताकि हम ज्यादा हेल्दी रह पाए। ओके जमरूद मैम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो 2 क्वेश्चंस आपके लिए है और एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब के लिए है। सो फर्स्ट आई गो टू यू जमरूद मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट फूड्स वी कैन ईट। ट्रांसप्लांट के बाद क्या हम नारियल पानी या बार्ली का पानी इत्यादि खा सकते, कंज्यूम कर सकते, ताकि हमारे जो अधिक स्टेरॉइड्स है हमारे बॉडी में उसे हम हटा सकते by drinking mineral, I mean by drinking नारियल का पानी और barley water, or it's got no connection? It has got no connection. आइडली आप बार्ली का वाटर या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बट उससे आपको जरूरत है तो लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इससे कुछ एडिड बेनिफिट मिलने वाला है। वो पूछ रहे कि कोई does it help in कोई removing नो extra steroids from नो the body? All नो। right. दूसरी क्वेश्चन अगेन इज अबाउट add on to your diet, और वो बोलते हैं कि गिलोय या गुच्छा का जो गोली या रस होता है, does it help in building up your प्रतिरोधक शक्ति और your immunity? So if you see, go to the Ayush website, there are a lot of substances like these which are said, but actually we need to still study many things. So I would recommend that healthy खाइए। हमारे इंडियन कल्चर में हम हमेशा से जो हम चीजों के बारे में बात करें, आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स लाइक हल्दी पाउडर तो हमारे घरों में हमेशा से यूज होता है। आई थिंक डॉक्टर विल एग्री कि हम बहुत छोटे थे तो हमारे घरों में तो हमको हमेशा से रात को हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न स्टेट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने टर्मरिक लाते निकाल लिया है, तो हमारा हल्दी वाला दूध ही आज सोच रहे हैं। तो अगर हम हमारे हेरिटेज के साथ चलें, हमारे घरों में जो पहले से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको जो कल्चर डाला है, घर का खाना, सब ड्राई जो हमारे स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स हम बराबर यूज करें, तो हम हेल्दी ही खा रहे हैं ना, हमें इस सब के बारे में सोचना भी नहीं पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो फॉलो नहीं करते और इसीलिए हमारे को तकलीफ है। बट जमरूद मैम, सच्ची बात यही है कि हम लोग पहले ये टर्मरिक हल्दी वाला दूध पीते थे, अभी उसका एकदम फैशनेबल नेम हो गया है लाते। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ लाते के भूत बातों से नहीं मानते है कि नहीं। डॉक्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू, और वो पूछ रहे, देबाशीष दास पूछ रहे हैं कि ये जो कोविड वैक्सीन है, इज इट यूजफुल फॉर द थर्ड स्ट्रीम और द थर्ड वेव और द थर्ड वेरिएंट ऑफ द कोविड डिजीज? अभी इसका जवाब आया नहीं है, कहीं पब्लिश नहीं हुआ है। हाँ. तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि थर्ड वेरिएंट के लिए यूजफुल है कि नहीं है। बट वट एवर इट इज, थर्ड वेरिएंट होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा, हु नोज। तो वैक्सीनेशन लगवाइए और जो अवेलेबल है वैक्सीन वो भी करवाइए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और टाइम विल टेल कि ये थर्ड के लिए इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। और हमारे जो स्पॉन्सर्स है बायोकॉन, interested to know and want you to answer certain questions, डॉक्टर। तो पहला है ये, आप पूरा 1 घंटा में आप ये 5 बार बोल चुके हैं, and I don't think you can say it, even you can never say it less। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स ने वैक्सीन नहीं लिया है के लिए आपका क्या एडवाइस है? उनके लिए यही एडवाइस है कि वैक्सीन आप जल्दी से जल्दी ले लें। वैक्सीन लगवानी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कहा इसमें कोई सेकंड थॉट लाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं लेनी है वैक्सीन? इज देयर एनी रीजन कि हम वैक्सीन आप क्या बता सकते हैं कि यू टेक? आप देखिए, अभी जब कोविड, आई नीड यू टू से दैट वंस। जी, कैन यू रिपीट दैट? हेलो, या यू कैन रिपीट। हाँ, नहीं, I didn't. Can I? Yeah, I think there was a problem with the internet connections. You asked something? मुझसे पूछा गया था।
हाँ, मैंने पूछा था कि आपने बहुत बार बताया है और यू टोल्ड एवरीबडी कि वैक्सीनेशन लेना बहुत ही जरूरी है. सो बायोकॉन वुड लाइक यू टू एड्रेस दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम कि जिन पेशेंट्स ने वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, आप क्या सलाह देंगे उनको? हाँ, उसकी मैंने अभी उसका ही जवाब दिया कि देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो जिन्होंने नहीं लगवाया है वो अभी कल रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं. तो वैक्सीन लगवाना है. और आप ये सोच रहे हैं कि भाई वैक्सीन अभी सेकंड वेव आई है, खत्म हो गया, इसके बाद नहीं आएगा या इन्फेक्शन चला जाएगा तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं है. ये कोविड वायरस इज गोइंग टू स्टे, ये तो रहेगा. तो या तो फिर आप हमेशा के लिए मास्क लगाइए और आइसोलेशन में रहिए, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो आपको कहीं ना कहीं से एक्वायर तो हो ही सकता है इन्फेक्शन, एंड देयर इज नो हार्म इन गेटिंग वैक्सीनेशन. व्हाई नो, देयर इज नो सेकंड थॉट. आपने वैक्सीनेशन लगवाना है. नहीं लगवाया है तो फिर आप यू आर एट रिस्क, कोविड हो सकता है. Yes. हाँ, और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन से Okay. कई The second question, doctor, coming to you from Biocon is, just a second. I'm going to try and log in from I can listen. another source because I think I have lost my connection. You can listen to me? Yeah, All I right. can. So then, since you can, I just ask you this next question, and that would be कि क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं पेशेंट्स, मरीजों जिन्हें कोविड से रिकवर किया है? हाउ कैन दे स्टे सेफ इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड? तो जिनको वैक्सीनेशन ना लगा हो और वो कोविड से निकल चुका है, वो कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं? तो अगेन इसका आंसर भी सेम ही रहेगा कि आप अगर देखिए, अगर किसी को वैक्सीन लगी है या उसे इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो मास्क खोल के घूमेगा कि आई एम फुली प्रोटेक्टेड, अब मुझे कुछ नहीं होगा. तो इस चीज को माइंड में नहीं लाना है. इवन आफ्टर वैक्सीनेशन और आफ्टर इन्फेक्शन, अगेन आपको वो सारी प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, तो ये आपको करना पड़ेगा. तो जब तक ये पेंडेमिक एग्जिस्ट करता है, तब तक ये चीजें आपको, सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क की, हैंड वॉशिंग, ये सब आपको करनी पड़ेगी इवन आफ्टर वैक्सीनेशन एंड इवन आफ्टर अगर आपको इन्फेक्शन होता है. तो ऐसा नहीं है कि हम मास्क खोल के घूमेंगे, वो चीज अभी नहीं है. ठीक है. And the last question actually is what they wanted to find out is हम कैसे अपने आप को थर्ड वेरिएंट और द न्यू वेरिएंट, आई डोंट नो वेदर इज द थर्ड और द फिफ्थ, ये डेल्टा वेरिएंट, हम कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस इज सेम. आपने जितने क्वेश्चन पूछे सेम ही आंसर है. Okay. वो सबको पता है, लेकिन क्या है कि मतलब यू नो द बिगेस्ट प्रिंसिपल्स आर सिंपलेस्ट, है ना. तो इसी से आप देखो कि अब हम ये करें, हम वो करें, हम घर में बैठ जाएं, अंदर हो जाएं, आप वैक्सीनेट करिए. वैक्सीनेशन अब अवेलेबल है. लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं थी, तो जब तक अवेलेबल नहीं थी हम सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब चीजें कर रहे थे. तो अगेन द सेम आंसर्स कि आपको मास्क लगाना है, अननेसेसरली बाहर ना निकलिए, है ना. Being a kidney patient, you are more prone to get this infection. You are more prone to get serious infection. You are more prone to get you have higher mortality with COVID. तो आपको तो पहले जरूरी है ना. आपको, अगर आप एक हेल्दी आदमी की बात करें और एक किडनी के पेशेंट की बात करें, तो मैं तो ये कहूंगा भी किडनी के पेशेंट को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि किडनी के पेशेंट को ज्यादा रिस्क है हर चीज का. वो जाएगा बेचारा, डायलिसिस कराएगा, तो वहां पे मिलेगा किसी से, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, वो घर पे नहीं रह सकता. उसके बाद अगर उसे इन्फेक्शन हो भी गया तो ऑलरेडी कई पेशेंट्स इमेशिएटेड होते हैं, पोर न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है. तो इन पेशेंट्स को तो सबसे पहले वैक्सीन लगानी है. नॉर्मल आदमी बाद में लगाए, हमारे पेशेंट्स पहले लगाएंगे. हाँ जी. जमरूद मैम, टू रैप अप ऑल्सो, आपके विचार आप बताएंगे टू स्टे हेल्थी, टू स्टे फिट, टू स्टे फैबुलस, एंड ऑफ कोर्स टू स्टे यू नो विद अ बेटर इम्यूनिटी.
कि हम अपने आप को अच्छे से प्रिजर्व कर सके, अपनी शक्ति बढ़ाए? क्या, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्विकली अगर आप बता सकते हैं, लाइक एटलीस्ट द डूज और इजियर द डोंट्स, बिकॉज देयर मस्ट बी द सिंपलर वंस. So I would prefer to go with the do's. Eat healthy, eat seasonal, eat local, and eat cooked food. That's most important. अगर आप ये फॉलो करोगे प्रिंसिपल, तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. कोई भी न्यूट्रिएंट स्पेशल नहीं है, सब न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए. तो बैलेंस करके जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप आपका डाइट खाइए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, we have one last question for you, and after this it's a wrap, because we have another session coming up on COVID Talks, a panel, and it's going to be moderated by Marianne. But this question is from Avneet Deora, and वो पूछ रहे हैं आपसे जमरूद मैम कि हल्दी वाला दूध हम क्या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को दे सकते हैं कि नहीं? यस, दे सकते हैं. Lovely. All right. Now I would just like to tell everybody, thank you so much for tuning in. Dr. Chauhan, it's been absolutely wonderful to have you with us and answer all our questions. Zamrood ma'am, thank you for never letting us down. जब भी हम आपको फोन करते हैं, आप आ जाते हो online. जब भी, it's always a pleasure. And for all of you who've joined us, thank you so much कि आपने शनिवार शाम को हमारे साथ बिताने की कामना की थी, और वो it's a dream come true for all of us. और एक चीज ये है कि जो डॉक्टर और डाइटिशियन ने बोला है, आप प्लीज अपने जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा. डू गेट वैक्सीनेटेड, डू स्टे एट होम, डू नॉट ट्राई टू गो एंड जब हम लोग को वैक्सीनेशन नहीं थी तो सब लोग पूछ रहे थे कि वैक्सीनेशन कहाँ है. जब वैक्सीनेशन मिल चुकी है तब लोग हमको तो नहीं लेना है. तो आप प्लीज वैक्सीनेशन लीजिएगा, बेकार में यहाँ वहां ना घूमिएगा. प्लीज वेयर योर मास्क, नॉट क्लॉथ मास्क बट सर्जिकल मास्क या N95. हाथ हमेशा धोइएगा. पैकेज फूड ना खाइए. Please remember to eat fresh food, local food, boiled food, clean food. और अगर हम ये सब कर सकते हैं तो I think we'll be absolutely fine as a community, as a country. और एक बात है, Kidney Warriors is available to you anytime. Click of a button है. हमारी वेबसाइट पर आप चले जाइए, हम लोग सब वहां पर हैं. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, हम आपको ठीक जगह, सही डायरेक्शन दिखाएंगे कि आप कौन से डॉक्टर, कौन से डाइटिशियन, कौन से हॉस्पिटल जा पाएंगे. So thank you so much for being with us. Namaskar and have a wonderful evening, and stay home and stay safe, stay vaccinated, get vaccinated. और अभी अल्फा, बीटा, रोमियो, डेल्टा, जूलियट जो भी आए, हम will be able to manage that. है कि नहीं डॉक्टर साहब? Yes, yes. Yeah. And I'd also like to thank Naval and his team, Vibha, for being on technical, and of course our Vasundhara ma'am who works behind the scenes, and she puts all of us to shame because वो technically इतनी sound है. ये पूरी thing coming live to you has been handled by her and Vibha. Thank you to Biocon for being with us today and for supporting COVID Talks and Kidney Warriors Foundation. So all of you have a wonderful time. Thank you ever so much for being here. घर रहे और खाना खाते रहे और घूमते रहे, घर ही में अपने एक्सरसाइज करते रहे. wear your masks and have your own little bubbles, but most importantly आप हमेशा खुश रहे, क्योंकि जब आप खुश रहते हो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ जाती है. तो हमेशा हंसिएगा और खुश रहिएगा और आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएंगे. और अगर नहीं बढ़ा तो आप हमें फोन कर दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ अपनी इम्यूनिटी और खुशी कैसे आप पा सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग विद अस टुडे, for coming in on live. Thank you Brijendra sir, Krishan Kumar sir, Avneet Deora, Anil Kumar, KR Sharma Sinwal is also with us. He's amazing for being the longest surviving kidney transplant patient. We also have the singer Usha Uttup online. Thank you Amma for being with us today, and thank you for everyone who continuously supports us. Thank you Vasu ma'am. Thank you Kidney Warriors Foundation. Namaskar. Have a lovely evening. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye, doctor. Bye, Bye. Zamrood ma'am. Bye. Take care. Thank you. You too. Bye.